वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलिटी का पार्ट 8 देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हम आज डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट। एंड चलिए लेट्स क्रैक द यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस जो है 2 प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का और 4 प्रीलिम्स का, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो डेफिनेशन अगर मैं समझूँ, अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ सिंपली डीपीएसपी है क्या, सो इट्स सिंपली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सिंपल, दी आर द डायरेक्टिव्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं हमारी गवर्नमेंट को, स्टेट को, जब वो पॉलिसी मेकिंग करें तो उनको इन पॉइंट को याद में रखना है, अपने माइंड में रखना है। फॉर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, टू एंश्योर सोशल पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पर मेनली फोकस है। मेनली सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पर फोकस है हमारा डीपीएसपी। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स मेनली। ओके, नाउ so DPSP is a comprehensive program for ushering the socio-economic and political democracy in India. Then related to DPSP part 4 आर्टिकल 36 से 51 हमारे पास में है। इन्फ्लुएंस की बात करें तो कहाँ से इंस्पायर्ड है, कहाँ से इन्फ्लुएंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिया गया है, तो इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द आयरलैंड। आयरलैंड से इंस्पायर्ड होकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिया गया है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से इंस्पायर्ड है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसे बोला गया था। और गांधीयन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है एंड द फ्रीडम स्ट्रगल से इंस्पायर्स हैं। सो दीज आर द इंस्पिरेशंस ऑफ बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और याद दिलाना चाहूँगा, सारे पीडीएफ और स्टडी मटेरियल यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आप डाउनलोड कर सकते हो। सो अब देखते हैं डिटेल में आर्टिकल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, कहाँ से स्टार्ट है। आर्टिकल 36 से स्टार्ट होता है, जहाँ पर डेफिनेशन प्रोवाइड है स्टेट की। तो स्टेट की डेफिनेशन है आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 37 में क्या है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेल नॉट बी एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये बताया गया है कि मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए कोई भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता है और कह सकता है कि सर ये आपको लागू कराना पड़। देन कम्स द आर्टिकल 8। आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 रिलेटेड टू सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, सिंपल। देन कम्स आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के बारे में है कि कौन कौन सी पॉलिसी बनाते समय हमें कौन कौन से किस वैल्यूज़, आइडियल्स और प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए सरकार को। आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड, वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39A, तो मैं आपसे कहूँगा यहाँ पे हर एक आर्टिकल को याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बाय ऑर्गेनिक वे धीरे धीरे आप रिवीजन करोगे, जिस तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे तो वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट आर्टिकल में नहीं पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, बल्कि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक करता है यूपीएससी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि डीपीएसपी में कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है डीपीएसपी, क्या पंचायती राज के बारे में बात करता है, डीपीएसपी नहीं करता है। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, हर एक आर्टिकल को याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर बस देख रहे हैं कि डीपीएसपी में क्या क्या है। देन वेलफेयर स्टेट, आर्टिकल 40 में हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, फ्री लीगल एड। 39 में, 41 में वेलफेयर गवर्नमेंट के बारे में है। देन 42 सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन वर्क ऑफ मैटरनिटी रिलीफ के बारे में है। आर्टिकल 43 में लिविंग वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में है, लिविंग वेजेस वर्कर्स। देन आर्टिकल 43A वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट के बारे में है। 43B बात करता है आपका कोऑपरेटिव्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था, न्यूज़ में भी था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में याद कर लो और उनके आर्टिकल भी याद कर लो। कोऑपरेटिव्स हो गया, पंचायत हो गई, इनके बारे में। देन कम्स द आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 में क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में है। देन 46 में प्रोटेक्शन ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। 47 न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द पब्लिक हेल्थ। 48 साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री। देन कम्स द 48A very very important, environmental wildlife protection. Then comes your 49 protection of monument and the place of objects with the national importance.
आर्टिकल 50 जुडिशरी शुड बी सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, तो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात है 50 में। और 51 कहता है स्टेट सेल प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो अभी युद्ध चल रहा है इजराइल और पैलेस्टाइन में, रसिया और यूक्रेन में, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि DPSP इंटरनेशनल पीस और जस्टिस के लिए बात करता है, सिक्योरिटी के लिए बात करता है। ओवरऑल आइडिया आपके पास में होना चाहिए कि DPSP में किस किस चीज़ों के बारे में है। पंचायत के बारे में बात है, फ्री लीगल एड के बारे में बात है, कोऑपरेटिव के बारे में बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात है, चाइल्डहुड केयर के बारे में बात है, एजुकेशन के बारे में बात है, दैन पब्लिक हेल्थ के बारे में बात है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट के लिए बोला गया है, मॉन्यूमेंट के लिए बात है, नेशनल इंपॉर्टेंस प्लेस और ऑब्जेक्ट की बात है, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात है DPSP में, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात है। तो इन पॉइंट को आपको याद रखना है, हर एक आर्टिकल याद करना ज़रूरी नहीं है, ना पॉसिबल है। तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग देखेगा कि DPSP से आप आइडिया जो है DPSP का क्या आपको समझ में आया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सरकार जब पॉलिसी बनाए, स्कीम बनाए, तो इन प्रिंसिपल को ध्यान में रख कर बनाए, सिंपल है। नाउ अमेंडमेंट रिलेटेड टू DPSP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, सारे के सारे नहीं, कुछ आर्टिकल जो बाद में ऐड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल 44th अमेंडमेंट 1978 से ऐड किया गया था आपका 38 आर्टिकल 8 38A2। तो 38(2) क्या है हम पहले देख चुके हैं, अब यहाँ पे आ जाओ। 38(2) सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड है, डिटेल में आप नेक्स्ट में देख सकते हो। देन कम्स द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये इनको याद कर लो क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने किया था 1976 में, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अगर मतलब इस अमेंडमेंट को नहीं भूलना है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नहीं भूलना है। 39F, 39A, 43A और 48A, तो हमने देख लिया है इनके बारे में। 48A साइंटिफिक टेम्पर, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल तो इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। और 39A 39B फ्री लीगल एड, 39A 39A में फ्री लीगल एड के बारे में है। 39F में क्या है, 39F यहाँ पर है नहीं, 39F 43A है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो आपको क्या करना है, UPSC आपसे सिंपल ये पूछेगा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP में कौन से आर्टिकल थे, मतलब कौन कौन सी बातें थी, और बाद में अमेंडमेंट के थ्रू कौन सी बातें ऐड की गई हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ें कि अमेंडमेंट अगर होता है तो बाद में उसमें सब क्लॉज जोड़ा जाता है, तो A, B, F, 2A इस तरीके से जोड़ा गया है। और 45 जो है यहाँ पर मॉडिफिकेशन हुआ था टेक्स्ट में। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, राइट टू एजुकेशन जब आया था तो 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को पढ़ाई कराना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से चेंज करके फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। सिंपल है। नाउ अब देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि DPSP के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सिंपल, DPSP इज आइडियाज़ टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। दीज आर द आइडियाज़ टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। स्टेट को कुछ फॉलो करने हैं आइडिया, इनके बारे में बताता है। सिंपल। सेकंड इज इट इज़ नॉन एनफोर्सेबल इन द कोर्ट, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते इनको लागू कराने के लिए। सेकंड इज नेक्स्ट इज लिमिटेशंस, दे आर द लिमिटेशंस ऑन आर्बिट्री पावर ऑफ द स्टेट। तो स्टेट आर्बिट्री पावर नहीं कर सकता है, इसलिए ये लिमिटेशन का काम भी करते हैं। नेक्स्ट, DPSP आर एम्प्लीफिकेशंस ऑफ द प्रीएम्बल विजन। जो प्रीएम्बल में बात कही गई है हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कि हमें सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लगानी है, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना है और लिबर्टी देनी है। दीज आर द आइडियाज़ ऑफ द प्रीएम्बल। इन्हीं को बढ़ा चढ़ाकर DPSP में बताया गया है। नेक्स्ट इज मोरल ऑब्लिगेशंस हैं। मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब है सरकार चाहे तो फॉलो करे, चाहे तो ना करे, कोई भी बाउंडिंग प्रिंसिपल्स नहीं है। देन कम्स द क्रिएटिंग द वेलफेयर स्टेट। इनका एम क्या है, DPSP का एम क्या है, क्यों है हमारे पास में DPSP? तो DPSP का एम है इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना, जहाँ पर हर व्यक्ति को सुनिश्चित न्याय मिल सके और जो उनको ज़रूरत है उनकी पूरी हो सके। दीज आर द एम ऑफ DPSP। सिंपल है, इतना याद जरूर याद रखना है आपको हमेशा। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP। अब DPSP क्लासिफिकेशन करते हैं किस तरीके, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्लासिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा कि आइडियोलॉजी के बेसिस पे DPSP के क्लासिफिकेशन मिले। कुछ प्रिंसिपल आइडियल्स हैं गांधीयन लगते हैं, कुछ प्रिंसिपल हमें सोशलिस्ट लगते हैं, कुछ प्रिंसिपल हमें लिबरलिज्म से फॉलो और इंस्पायर्ड लगते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, आपको इस तरीके से याद रखना है। बट हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशन और आइडियाज़ और फिलॉसफी ऑफ द वेरियस थिंकिंग
सिंपल। सो नेक्स्ट इज़ गांधीयन, कुछ गांधीयन आर्टिकल हैं, कुछ वैल्यूज़ सोशलिस्ट हैं, कुछ लिबरल्स हैं। याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंट के लिए समझदारों ने, स्कॉलर्स ने, टीचर्स ने, बाकी लोगों ने इनको डिवाइड करके रखा है। सिंपल है। अभी गांधीयन आइडियोलॉजी के लिए इंस्पायर्ड कौन कौन से आर्टिकल हैं? 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। अब आपको एक एक आर्टिकल तो याद नहीं होंगे, लेकिन यूपीएससी क्या पूछेगा? यूपीएससी डिटेल में पूछेगा। फॉर एग्जांपल, पंचायती राज सिस्टम डीपीएसपी में किस आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है? इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम गांधीयन आइडियोलॉजी। सिंपल है। और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि इन्वायरमेंटल और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का हमें संरक्षण करना चाहिए, इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करनी चाहिए, तो ये जो डीपीएसपी है ये किस फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है? इस तरीके से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर बताना पड़ेगा, दे आर इंस्पायर्ड बाय द लिबरल आइडियाज़। सिंपल है। नेक्स्ट इज़ सोशलिस्ट आइडियाज़। सोशलिस्ट आइडियाज़ हैं जहाँ पर गरीबी उन्मूलन की बात होगी, जब गरीबों को एक सुनिश्चित एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराने की बात करेगी, वो सोशलिस्ट आइडियाज़ होंगे। सिंपल है। नेक्स्ट लिबरल आइडियाज़ क्या होंगे? जो साइंटिफिक टेम्पर की बात करेगा, इस तरीके से जो भी आइडियाज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव हैं, वो लिबरलिज्म से इंस्पायर्ड आइडियाज़ हैं। कुछ डीपीएसपी हैं जो कॉमन हैं। किस में कॉमन है? गांधीयन भी हैं, वो सोशलिस्ट भी हैं। फॉर एग्जांपल 43, 47, 43, 47 दोनों में आएंगे। ये क्या है आप इसमें देख लो जल्दी से। 43 और 47 आर्टिकल किस तरह है? 43 क्या कहता है? 43 कहता है लिविंग वेजेस देना चाहिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। और 47 कहता है न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। ये दो जो हैं ये गांधीयन प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड भी हैं और सोशलिस्ट प्रिंसिपल से भी इंस्पायर्ड है, दोनों में कॉमन है। समझ में आ गया? 43 और 47 गांधीयन और सोशलिस्ट दोनों हैं। इस तरीके से आपको याद करने हैं। एक एक आर्टिकल याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डीपीएसपी हमें किस के बारे में बताता है, क्या क्या है डीपीएसपी में, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ मेंस इशू। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इतना डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले आता है कि रीज़न फॉर नॉन एनफोर्सिबिलिटी। फंडामेंटल राइट की तरह डीपीएसपी को एनफोर्सेबल क्यों नहीं बनाया गया है? एनफोर्सेबल का मतलब है कि आप कोर्ट में जाके अपने अधिकार मान सकें। क्यों नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, देयर इज़ अ लैक ऑफ रिसोर्सेज है, हम हर एक अधिकार नहीं दे सकते हैं। दैन लार्ज स्केल इलिटरेसी है भारत में, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है, पार्टीशन हो गया था, तो रिलीजियस ग्राउंड्स पर कुछ टेंशंस हैं, इसलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइवर्स सोसाइटल सेक्शंस है इंडिया में, इसलिए हम इनको एनफोर्सेबल नहीं बना सकते। नेक्स्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे अभी सरकार चाह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करना, इनेक्ट करना, एडप्ट करना इंडिया में। अब क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? दीज आर द सेट ऑफ पर्सनल लॉज ऑफ द सिटीजन विच अप्लाई ऑल सिटीजन इक्वली। हर नागरिक पर सेम कानून लागू होंगे, कोई भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट का हो, अलग अलग कानून नहीं होंगे। अभी भी इंडिया में ऐसा ही है। आप बोलोगे ये सर कानून तो एक ही है, हाँ कानून एक है, बट पर्सनल लॉज जो है, जिस तरीके से शादी का कानून है और पार्टीशन, डिवोर्स, इस तरीके से जो होता है ना प्रॉपर्टी, वो कानून अलग अलग हैं। आर्गूमेंट फॉर द यूसीसी होने क्यों चाहिए? पहला, क्यों होना चाहिए? ये कहते हैं इट विल हेल्प इन एस्टेब्लिशमेंट द इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टेब्लाइज हो जाएगी। दैन इट फैसिलिटेट द वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा। किस तरीके से? क्योंकि वीमेन के साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिचुअल कस्टम्स के बेसिस पर। इट रिड्यूस द वोट बैंक पॉलिटिक्स, दैन रिड्यूस द रोल ऑफ द इनफॉर्मल बॉडीज लाइक द खाप पंचायत का रोल कम हो जाएगा। इम्प्रूव द मॉडर्नाइज सोसाइटी। नेक्स्ट आर्गूमेंट अगेंस्ट चैलेंजेस। तो क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, और क्या क्या आर्गूमेंट है कि हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते इंडिया में? पहला आर्गूमेंट है लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ डिफ़िकल्ट टू गिव अप, है ना। पर्सनल लॉ हमारे पास में बहुत लंबे समय से हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते। नीड ब्रॉड कंसेंसस, हर सभी की सहमति ज़रूरी है, किसी की मेजॉरिटी की ओपिनियन को, थॉट को हम थोप नहीं सकते। देन देयर इज़ अ लॉक ऑफ पॉलिटिकल विल, हर राजनीति दल को इसमें शामिल होना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग द इंटीग्रल पर्सनल लॉ, इंटीग्रेटेड पर्सनल लॉ ड्राफ्ट करने की ज़रूरत भी है। और हेट्रोजेनस ग्रुप इटसेल्फ चैलेंजिंग है, तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, इसलिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। वे फॉरवर्ड की बात करें तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना चाहिए कंसेंसस ओरिएंटेड, कंसेंसस बिल्डअप करना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद में डिस्कशन करना चाहिए, उसके बाद में इंक्लूसिव यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती थोपने का फ़ायदा नहीं होगा। देन देयर इज़ अ डिबेट ऑफ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट।
तो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट की डिबेट की बात करें, डीपीएसपी आयरलैंड से इंस्पायर्ड है, फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिया है। डीपीएसपी नॉन एनफोर्सेबल है, फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल है। डीपीएसपी सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करता है, फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सिविल राइट के बारे में है। देन डीपीएसपी ग्रुप सेंट्रिक है और फंडामेंटल राइट्स आर इंडिविजुअल सेंट्रिक हैं। और डीपीएसपी पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर, वेयर एज फंडामेंटल राइट्स आर द प्रोहिबिशन फ्रॉम द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स बोथ। नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ द डीपीएसपी, डीपीएसपी की क्रिटिसिज्म कौन कौन से हैं जल्दी से देख लेते हैं। तो क्रिटिसिज्म, पहला क्रिटिसिज्म है दे आर नॉन एनफोर्सेबल, इनका होना ना होना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कोर्ट में नहीं जा सकते इनको लागू कराने के लिए, तो इनका मतलब नहीं है, नॉन एनफोर्सेबल है। इट इज़ इलॉजिकल अरेंज्ड, कोई भी लॉजिकली अरेंज नहीं है। पहले गांधीयन आने चाहिए थे, फिर लिबरल आने चाहिए थे, सोशलिस्ट आना चाहिए, सबको मिक्सअप करने की जरूरत नहीं थी। देयर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी। देन देयर इज़ अ रिएक्शनरी इन द नेचर, रिएक्शनरी इन नेचर का मतलब है जल्दबाजी में किए गए फैसले हैं, डिसीजंस हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट इसमें आता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट को हम आगे बढ़ावा दें या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को बढ़ावा दें, बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी? डीपीएसपी का सिग्निफिकेंस क्या है? मेंस में क्वेश्चन आ सकता है आपके डायरेक्ट, या फिर प्रीलिम्स में भी आ सकता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर यूजफुल एज अ बीकन फॉर द लाइट्स ऑफ द कोर्ट्स। कोर्ट्स को गवर्नमेंट के लॉ पॉलिसीज़ को जज करने में आसानी होती है डीपीएसपी के कंसिडरेशन में। देन इट गिव अ विज़न फॉर द वेलफेयर स्टेट, इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाता है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर में, दे गाइड द एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दे फैसिलिटेट एस्टेब्लाइजिंग अ फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज, दे सर्व एज अ स्टैंडर्ड इन द क्रूशियल टेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सप्लीमेंट्री फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के अलावा भी कुछ अधिकार जो जनता को सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देने के लिए ज़रूरी हैं, वो डीपीएसपी प्रोवाइड कराते हैं। दीज आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द डीपीएसपी, सिंपल है। देन कम्स द रिलेशन विद द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के साथ में क्या रिलेशन है डीपीएसपी का? सबसे पहले केस आता है चंपकम दुरईराजन केस 1951, आज़ादी के तुरंत बाद। तो डीपीएसपी पे यहाँ पे बोला गया हैज़ टू बी कन्फर्मिटी विद द फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट आगे रहेंगे, डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के अनुसार इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा और फंडामेंटल राइट के नीचे रहना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड टू द इम्प्लीमेंट द डीपीएसपी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सिंपल, ये बोला गया था चंपकम दुरईराजन केस में। और अगर फंडामेंटल राइट को ज़रूरत पड़े तो अमेंड भी किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट सेकंड केस आता है गोलकनाथ केस 1967 में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अपने पुराने जजमेंट को, जो गोलकनाथ चंपकम दुरईराजन केस का जजमेंट था, उसको ओवरटर्न कर दिया, मतलब पुराने जजमेंट को कैंसिल करके नया जजमेंट कर दिया। फंडामेंटल राइट उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला फंडामेंटल राइट हैव ट्रांसेंडेंटल पोजीशन एंड कैन नॉट बी एब्रिज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट को एब्रिज या फिर अमेंड नहीं किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। फिर सरकार ने 25 1971 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाती है, इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 31C दैट प्रोटेक्टेड द डीपीएसपी 39 एंड 30C। जो आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C का जो डीपीएसपी है उनको प्रोटेक्ट किया गया है इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 14 एंड 15। मतलब सरकार चाहे तो डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 39B आर्टिकल 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन कर सकती है, और इसको जुडिशियल रिव्यू से ऊपर रख दिया गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। बट केशवानंद भारतीय विवाद आता है 1973 का। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो अनहिंडर्ड है, मतलब जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। हैंस कोई भी कानून लाएगी पार्लियामेंट, उसको जुडिशियल रिव्यू करना अधिकार रहेगा जुडिशरी का। हाउएवर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्टिकल 14 एंड 19 विल बी रिमेन। लेकिन बोला कि जो भी डीपीएसपी के लिए यहाँ पर जो बात की गई थी 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कि डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C के लिए आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ ऐसा आप कर सकते हो और किसी आर्टिकल को नहीं कर सकते। बट फिर मिनर्वा केस 1980 में आया। 1980 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, मतलब फंडामेंटल राइट डीपीएसपी को दोनों को साथ में लेके जाने की ज़रूरत है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि फंडामेंटल राइट के लिए डीपीएसपी को आगे बढ़ा दें या फिर डीपीएसपी को पीछे करके फंडामेंटल राइट को आगे बढ़ा दें। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें दोनों को हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के साथ में आगे लेके जाना पड़ेगा। तो आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि
इन विच केस सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। आंसर होगा मिनर्वा मिल्स केस 1980। सिंपल हो गया, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से रिलेटेड है। नाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, कुछ कानून सरकार ने बनाए हैं जिससे डीपीएसपी को लागू किया गया है। फॉर एग्जांपल राइट टू वर्क मनरेगा एक्ट 2005, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 रिपील्ड एंड हाउ हैज़ बीन subsumed into the code of social security in 2020, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो हमने डीपीएसपी पढ़ा है एनवायरमेंटल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। तो इन कानून को याद करना है आपको, मतलब आपको पता होना चाहिए डीपीएसपी भी पार्लियामेंट ने लागू किया है, सरकार ने लागू किया है। मनरेगा एक्ट लाया है, एजुकेशन एक्ट लाया है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लाया है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट लाया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया है, प्रिवेंशन ऑफ क्वालिटी टू एनिमल्स एक्ट लाया है। दीज आर द एक्ट थ्रू विच डीपीएसपी इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी, अभी डीपीएसपी का एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में हम जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वीमेन के लिए एप्लीकेशन क्या क्या है। वीमेन के लिए एप्लीकेशन है इक्वल राइट टू लाइवलीहुड। इक्वल राइट टू लाइवलीहुड मतलब इनके मैन वीमेन को दोनों ही वेजेस सेम मिलने चाहिए, इसके बारे में बात है। दैन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 39D कहता है। दैन इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है, वीमेन के लिए यहाँ पर भी यूज़ है। दैन जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड फॉर द मैटरनिटी रिलीफ, आर्टिकल 42 में है। दैन स्पेशल केयर to protect the economic education interest of the weaker section and the raise the level of nutrition and the standard of the living, article 47। तो अब मैं बार बार यही कह रहा, आपके प्रीलिम्स में आर्टिकल से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल में क्या लिखा है। यूपीएससी को इतना इंटरेस्ट नहीं है, रटने पे इंटरेस्ट नहीं है। बस यूपीएससी चाहता है कि आपने डीपीएसपी को समझा है, पढ़ा है और डीपीएसपी में किस किस बात के लिए एम्फेसिस है। तो SC/ST के लिए भी बताया गया है, सिंपल प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/ST एंड द वीकर सेक्शन। पंचायत के बारे में आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 कहता है सिंपली द कॉन्स्टिट्यूशन विच एनश्राइन्स वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी लेज डाउन दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत and with them with the such power and authority as they necessary to enable the function as a self government को प्रमोट करेगा। तो सेल्फ गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रमोट करती है, बिल्कुल करती है। ओल्डर पीपल के लिए क्या एप्लीकेशन है डीपीएसपी में, सिंपल है, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन द केस ऑफ वर्क, देन ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। देन आर्टिकल 46 के बारे में है। देन वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी प्रोवाइडेड स्टेट सेल प्रमोट स्पेशल केयर ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बारे में है, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस एंड द एक्सप्लॉयटेशन। तो अब SC/ST को, वीकर सेक्शन को भी बचाने के लिए बोला गया है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशनल एंड द पब्लिक असिस्टेंस इन द केस ऑफ डिसेबलमेंट यानी दिव्यांगजन के लिए आर्टिकल 41 है। दैन चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या क्या है डीपीएसपी में, राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग एब्यूज्ड और फोर्स्ड इकोनॉमिक नेसेसिटी टू ऑक्यूपेशंस अनसुटेड द एज ऑफ स्ट्रेंथ, 39E। तो बाल मजदूरी नहीं किया जा सकता, इस तरीके से कुछ है। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड द फैसिलिटी टू द हेल्दी मैनर, कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, मोरल एंड मटेरियल एबंडनमेंट। नेक्स्ट इज राइट टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आर्टिकल 45 में है। दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 साल तक की उम्र जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक सरकार को उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए बच्चों के लिए। These are the DPSP related to children. Next comes to the environment. Environment के लिए DPSP में क्या है हम जो पहले पढ़ चुके हैं वही, स्टेट सेल endeavor to protect, improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country। तो ये आपको मेंस में इस हेल्प करेंगी ये सारी की सारी चीज़ें कि अगर आपको आर्टिकल याद रहेगा DPSP में हमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कहा गया है तो हमको इसको प्रमोट भी करना चाहिए। सिंपल है, प्रीलिम्स में आपको याद करना है क्या है कि DPSP में किस किस पॉइंट के लिए बातें हैं। तो इनको आप 2 से 3-4 बार पढ़ लोगे, सुन लोगे तो आपका प्रीलिम्स में डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कौन कौन से केसेस यहाँ पे हैं वो केसेस याद करना ज़रूरी है, और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में रिलेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है और इनकी एप्लीकेशन क्या है। सिंपल है। आई होप अच्छा लगा हो वीडियो, आपका रिवीजन हो रहा हो यहाँ से। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, यहाँ से सारे के सारे PDF आपको मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर।